बात सन 2010 की है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती चल रही थी। जैसे आजकल भर्ती होती है, सीटेट या यूपी टेट की परीक्षा देनी पड़ती है। अब से पहले सिर्फ बीएड की परीक्षा के अंक और ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर ही जिसके नंबर ज़्यादा होते थे उसको शिक्षक बना दिया जाया करता था। 2010 का मैं वाकया सुना रहा हूँ। काउंसलिंग चल रही है। बात है उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर की। डाइट परिसर के अंदर 5 लोगों का पैनल बैठा हुआ है। उसमें डाइट प्राचार्य के सामने एक लड़की आती है और लड़की अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे ही सामने रखती है तो डाइट प्राचार्य अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर उसके सामने हाथ जोड़कर उसे नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। उस लड़की के जो मार्क्स थे वो 99% थे। संस्कृत से 99% मार्क्स होना भी अपने आप में, नंबर होना भी बहुत बड़ी बात थी। और जैसे ही नंबर देखे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। कहते हैं कि आज के ज़माने में कौन संस्कृत लेता है और तुम संस्कृत में इतने अच्छे मार्क्स लेके आई हो, इसलिए मैं तुम्हें नमन करता हूँ। बस मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि मैं जाता हूँ इस बात को संस्कृत में कैसे बोलेंगे। जब ये बात डाइट प्राचार्य जी ने उस लड़की से पूछी, उस अभ्यर्थी से पूछी जो कि काउंसलिंग में आई थी, तो लड़की कहती है मास्टर जी मोको ना पता, ये डॉक्यूमेंट्स तो मेरे भैया ने बनवाए थे। जब इस अंदाज में उस लड़की ने कहा कि मोको ना पता, ये डॉक्यूमेंट्स तो मेरे भैया ने बनवाए थे, तो डाइट प्राचार्य और बाकी लोगों का जो पैनल, अधिकारियों का पैनल बैठा हुआ था, वो हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि एक 99% के मार्क्स आखिरकार ऐसे कैसे बन जाते हैं। जांच का विषय था। तुरंत मुझे फ़ोन किया, मैं मौके पर पहुंचा और मैंने उसकी रिपोर्टिंग की थी। उन दोनों में दैनिक जागरण अखबार के लिए काम करता था। ये अखबार सुर्खियां बन जाती है और पूरे प्रदेश भर में जब ये खबर छपती है तो उसके बाद फिर हर डाइट में इस बात की जांच बैठ जाती है। वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो थे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के। और जब जांच बैठती है तो मैं जिस जिले की बात कर रहा हूँ, बुलंदशहर की, वहाँ पर लगभग 11 या 12 कैंडिडेट इस तरह के पाए गए थे और पूरे प्रदेश भर में लगभग 400 कैंडिडेट पाए गए थे। उस ऑफिसर ने अगर ये बात ना पूछी होती, प्रणाम ना किया होता, उस लड़की से ये ना पूछा कि होता कि मैं जाता हूँ इसे संस्कृत में कैसे बनाएंगे, तो ये बात शायद कभी पकड़ में नहीं आती। और पकड़ में नहीं आती तो न जाने कितने ही शिक्षक इस तरह से भर्ती हो जाते। इसके बाद ये मामले की जांच तो होती ही होती है, उससे पहले भी जितने भी मामले थे उनकी भी जांच होती है। देखने वाली बात यह है कि जब शिक्षा की बुनियाद ही ऐसे शिक्षकों के आधार पर रखी जाएगी तो स्कूल से कैसे बच्चे निकलेंगे, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आज की कहानी, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पुलिस की है। पुलिस की भर्ती होती है और पुलिस में कुछ ऐसे लोग चले जाते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी ललितपुर का आपने मामला सुना था कि एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और वो लड़की जब फरियादी बनकर थाने जाती है ललितपुर में, तो एसएचओ यानी कि इंस्पेक्टर ही उसके साथ रेप कर बैठता है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है। अगर ऐसे लोग पुलिस में जाएंगे तो किसी को इंसाफ मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहानी आज की भी कुछ ऐसी ही है, आपको परेशान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। दरअसल वाराणसी में 6 मई 2022 को एक लड़के, यानी कि लड़के नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो दरोगा की भर्ती निकली थी, उस भर्ती के जो पास या सफल अभ्यर्थी थे उनको बुलाया गया था। वाराणसी का एक किस्सा है। एक लड़का है सोहनपाल। उस सोहनपाल परीक्षा पास कर लेता है और पहुंचता है वहां पर अपनी काउंसलिंग कराने के लिए, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच कराने के लिए, अपने शरीर की जो दक्षता थी उसकी जांच कराने के लिए। वहां बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था। जैसे वो अंगूठा लगाता है तो उसका अंगूठा मैच नहीं करता। इस बात को लेकर अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे वो परेशान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने समझा कि शायद तार निकला होगा, तो उस तार को ठीक करके बायोमेट्रिक सिस्टम में लगाने की कोशिश कर रहे थे। तार लगाने के बाद भी फिर भी वो मैच नहीं करता है। उस लड़के से कहा जाता है कि आप परेशान मत होइए, थोड़ा साइड में खड़े हो जाइए और किसी का नंबर आने दीजिए। नंबर आने लगता है। सोहनपाल वहीं पास में खड़ा होता है। कुछ देर के बाद उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है। अधिकारी आते हैं, केवल उसी का अंगूठा मैच नहीं कर रहा था। उसके नंबर बहुत अच्छे, यानी कि 160 में से उसके 155 नंबर से ज़्यादा बताए जा रहे थे। वाकई हैरान करने वाली बात थी। उस लड़के से कहा कि अपना नाम, अपने गाँव का नाम, अपना पता, ये फार्म भरना। तो लड़का कह रहा है साहब मोको ना पता। अब बात मोको ना पता वाली जो बात आती है तो पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी। अब उससे बातचीत की जाती है तो उससे पूछा जाता है तो बताता है कि साहब मेरी जो परीक्षा थी वो काई और ने दी थी। अब काई और ने दी थी तो ये जांच का विषय था। इसके बाद अधिकारी ने ट्वीट किया, पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मच जाता है और हड़कंप मचते ही सब लोग सक्रिय हो जाते हैं। और सबसे पहले सक्रिय होते हैं वो अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा में बैठे थे। लाखों अभ्यर्थी थे और लाखों अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं लखनऊ के इको गार्डन में। ये मिड अप्रैल की बात है 2022 में। वहां जाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि साहब जो परीक्षा अभी पिछले दिनों हुई थी, परीक्षा हुई थी 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 के बीच में। अलग अलग पालियों में परीक्षा होती है और उत्तर प्रदेश के या आसपास के प्रदेशों के लाखों अभ्यर्थी उसमें बैठते हैं और उसमें 36,716 परीक्षार्थी
पास हो जाते हैं। उन्हीं की काउंसलिंग होनी थी। जब ये मामला वायरल हो जाता है बनारस वाला, तो लखनऊ में जो इसका प्रोन्नति बोर्ड है, प्रोन्नति बोर्ड के ऑफिसर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, वो सक्रिय हो जाता है। और उसके बाद पूरे प्रदेश भर के जो टॉपर स्टूडेंट थे, जिन्होंने सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आए थे, उनको बुलाया जाता है। ऐसा ही एक स्टूडेंट जाता है, प्रदीप चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की तहसील खुर्जा के गांव बगराई का रहने वाला है। अपने माता पिता का इकलौता बेटा, एक बहन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में वो सिपाही के पद पर कार्यरत है। अकेला बेटा है, इसलिए घर वालों की इच्छा थी, उसकी भी इच्छा थी कि वो दरोगा बने। रोज डेली और साथियों के साथ दौड़ता था, और इतना दौड़ता था कि फर्स्ट आने की कोशिश करता था। मगर शरीर से तो वो हष्ट पुष्ट, दिमाग से थोड़ा शायद कमजोर था। इसीलिए उसने परीक्षा की तैयारी नहीं की, बल्कि तैयारी की उसने जुगाड़ की, और जुगाड़ निकाला एक ऐसी संस्था से मिला जिससे बातचीत हुई। तो बातचीत करने के बाद पता चला कि 2 लाख रुपए आपको एडवांस देने हैं, और 5 लाख रुपए काम होने के बाद प्रदीप चौधरी तैयार हो जाता है। और जिस दिन परीक्षा होती है, प्रदीप चौधरी पहुंच जाता है परीक्षा केंद्र पर। जो कंप्यूटर के जानकार हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कंप्यूटर को, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ किसी भी जगह पर, तो मेरे इसी कंप्यूटर को वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठकर व्यक्ति उससे काम कर सकता है, बशर्ते उसकी सहमति होनी चाहिए। प्रदीप चौधरी की सहमति दी थी उस संस्था ने, और संस्था ने जब सहमति दी थी, तो दूर से बैठा हुआ एक व्यक्ति उसके सवालों के जवाब देने शुरू करता है। वो भी आधे घंटे तक के बाद। 2 घंटे की परीक्षा है, 160 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और आधे घंटे तक प्रदीप चौधरी यूं ही हाथ पे हाथ धरा बैठा था, बिल्कुल शांत हो जाता है। और उसके बाद जब उसका कंप्यूटर दौड़ने लगता है, तो वो कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर बन जाता है। महज 2 से 4 मिनट के अंदर 40 सवालों के जवाब देता है, और वो बिल्कुल सही जवाब होते हैं। इसके बाद फिर कुछ देर के बाद ब्रेक लिया जाता है, और ब्रेक लेने के बाद फिर से सवालों के जवाब देने शुरू करते हैं। महज थोड़ा सा टाइम बचा था, और थोड़े से ही टाइम में 140 से 150 सवालों के जवाब दिए जाते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। यानी कि प्रदीप चौधरी के कंप्यूटर पे जो सवालों के जवाब थे, 160 में से 158 जवाब बिल्कुल सही हो जाते हैं, और प्रदीप चौधरी टॉप कर जाता है पूरे प्रदेश में। ऐसे ही प्रदीप चौधरी जैसे कई लोग थे। जब शैक्षिक इनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होना है, शारीरिक दक्षता भी देखनी है, और इनकी भर्ती के लिए जब पास होने वाला मामला था, अब इन लोगों को पकड़ना था पुलिस को। सोहन पाल का नाम जैसे ही बनारस से सामने आता है, तो प्रदेश भर में जिन जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, ऐसे 300 लोगों को चिन्हित किया गया। उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड जो इसका भर्ती कराता है, उन्होंने चिन्हित किया, कहा कि लखनऊ आ जाइए, आपकी परीक्षा पास कर दी है, आपको सम्मानित भी किया जाएगा। वो खुश हो जाते हैं, मजा आ गया, क्योंकि 160 में से किसी के 158 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक हो, और फिजिकल में वो मजबूत हो, तो जाहिर से बात है नौकरी तो उसकी पक्की थी। लेकिन जैसे ही वो लखनऊ जाता है, उसके जैसे और भी बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचते हैं, और जब उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई तुमने जो जवाब दिए हैं, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, यूपीएससी की परीक्षा भी पास कर सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, या आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हो। और जब प्रदीप चौधरी से सवाल पूछा जाता है, तो प्रदीप चौधरी कहता है मोको ना पता। बस ये मोको ना जो पता है, यही पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। उन 300 में से 18 चिन्हित किए जाते हैं, 18 को गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और ये तब होता है जब इको गार्डन लखनऊ में मिड अप्रैल के सेंटर में धरना प्रदर्शन हो रहा था। पूरे देश में हंगामा हो जाता है, बवाल हो जाता है, और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि साहब, आप तो ईमानदारी की बात करते थे, तो फिर यहाँ बेईमानी क्यों? यहाँ पर बेईमानी हो रही है, तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं? और जांच वाली बात आती है, जो पुलिस जांच करती है, तो जांच में पाया जाता है कि आगरा का कृष्णा इन्फोटेक सेंटर और मेरठ का राधेश्याम पीठ, ये 2 ऐसे सेंटर थे पूरे प्रदेश लेवल पर जहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी पाई गई थी। सवालों के जवाब वाली जो बात थी, वो CRL कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग, जब कोई भी अभ्यर्थी लॉगिन करेगा, तो उसमें मिनट दर मिनट का हिसाब किताब भी आता रहेगा। और ऐसे ही आया था प्रदीप चौधरी का हिसाब किताब। प्रदीप चौधरी जब सवालों की शुरुआत में जवाब नहीं दे रहा था, और एकदम फास्ट 2 से 4 मिनट के अंदर 40 सवालों के वो बिल्कुल सही जवाब देता है, 40 के 40, तो ऐसा तो कोई बहुत ही ब्रिलियंट कर सकता है। और प्रदीप जैसे जब 18 लड़के गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद जो भी परीक्षा में शामिल हुए थे लाखों अभ्यर्थी, उनको तसल्ली हो जाती है कि प्रदेश सरकार इस मामले की जांच बिल्कुल ठीक से करेगी। और इसकी जो FIR दर्ज कराती हैं, वो ASP रश्मि रानी हैं। इन्होंने 2 FIR कराई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ASP हैं। मेरी उनसे बातचीत करने की मैंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी होगा स्पष्ट, उन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सोचने वाली बात है, जितने भी अभ्यर्थियों ने चोरी से या नकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, शायद वो भविष्य में कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हमेशा हमेशा के लिए डीबार घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे ही हुआ था सन 2010 में। जितने भी अभ्यर्थी फर्जी तरीके से पाए गए थे, पकड़े गए थे, उनको डीबार घोषित कर दिया गया था। सबके सब फिर नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि वो मामला
10-11 साल या 12 साल के बाद भी आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के मामले तो लंबे चलते हैं, लेकिन उन लोगों की नौकरी नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी पक्की है। इसलिए शॉर्टकट का जो रास्ता है उसे कभी भी ना अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट का रास्ता हमेशा गर्त की ओर जाता है, जमीन की ओर जाता है, नीचाई की ओर जाता है। ईमानदारी का रास्ता हमेशा ऊंचाई की ओर जाता है। हवाई जहाज की तरह अगर आप उड़ना चाहते हैं तो ईमानदारी से मेहनत करिए। और कहते हैं कि सच्ची लगन, ईमानदारी और एकाग्र मन कभी बेकार नहीं जाता। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप विजयी होने के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करें और कोई भी परीक्षा को आराम से पास करके आगे बढ़ें। और जब आप दरोगा बने या इंस्पेक्टर बने या IPS या कोई भी ऑफिसर बने और आपके पास फरियाद लेके आएगा तो आप उसकी फरियाद को भी अच्छे से सुनेंगे। यदि आप पैसे देके या रुपए देके आएंगे तो जाहिर सी बात है पहले उन रुपयों को कमाने की कोशिश करेंगे और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों इस कहानी को, इस किस्से को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।